सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम बात करते हैं सुपर साइंस की, बात करते हैं महाविज्ञान की, आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद की बातचीत की कड़ियों में जैसा हमने आपको बताया है कि लगभग 39 लाख पांडुलिपि के पन्नों को पतंजलि ने डिजिटलाइज करने का काम किया है। और ये जो 39 लाख पांडुलिपि के पन्नों को पतंजलि ने डिजिटलाइज किया है, इसमें ऐसी ऐसी पुस्तकें निकल कर आई हैं जो 1400 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी हैं और जिनके अंदर पीढ़ियों के ज्ञान का संचय किया हुआ है। और हम पूरे देश की ओर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ऋषियों के इस विज्ञान को गुफाओं से, कंदराओं से, पांडुलिपियों से, राष्ट्रीय अभिलेखागारों में जो पांडुलिपियों के रूप में धूल खा रहे थे, उनको धूल झाड़कर उन प्रतियों को निकाला है। और निकालकर केवल रखा नहीं है, निकालकर उस शोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में उसका अनुवाद करके पुस्तकें बनाई हैं। और वो पुस्तकें लागत मूल्य पर, मतलब आप कागज की फोटोकॉपी करवाते हैं तो फोटोकॉपी से भी कम मूल्य पर देश के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि ये ज्ञान विज्ञान अलग अलग जगह जाकर देश की अलग अलग लाइब्रेरी के अंदर, देश के अलग अलग स्थानों के अंदर ये ज्ञान विज्ञान चला जाए। तो इसके लिए पतंजलि योगपीठ लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार कार्य कर रहा है। तो आज हम एक अद्भुत पुस्तक की बात करने वाले हैं। जैसा हम बात करते हैं, बार बार हमने बताया है कि आयुर्वेद का शास्त्र लगभग 1 लाख श्लोक का होता था। तो जो हमारे पूर्वज थे उनकी मेधा शक्ति बहुत थी, वो 1 लाख श्लोक के शास्त्र का ग्रहण करते थे, अपना पूरा जीवन लगा देते थे। और देखिए उस समय जो काम करते थे, उस समय धर्म के लिए काम करते थे, मोक्ष के लिए काम करते थे, अर्थ के लिए काम नहीं करते थे। अपने पूरे जीवन के लिए इस लक्ष्य के साथ काम करते थे कि हम मानवता का, हम समाज का, प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कितना अधिक कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसी ही पुस्तकों में से एक अद्भुत पुस्तक है जिसकी एक प्रति नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में थी। और उस प्रति को निकालकर जर्मन के एक साइंटिस्ट ने 1980 में उस पुस्तक को छपवाया, अंग्रेजी में छपवाया। क्यों छपवाया? क्योंकि वो इसके महत्व को महसूस करते थे। तो जर्मनी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर R.E. इमेरिक, उन्होंने इस ग्रंथ की इंपॉर्टेंस को जब देखा तो इस ग्रंथ को नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार से निकालकर इसको रोमन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक को छपवाया था। इस पुस्तक का नाम है सिद्धसार संहिता। 1 लाख श्लोकों का जो आयुर्वेद का सागर था, उस 1 लाख श्लोकों के आयुर्वेद के सागर को महर्षि आत्रेय से पुनर्वसु के शिष्य अग्निवेश तक पहुंचा। उसके बाद धन्वंतरी के शिष्य सुश्रुत तक पहुंचा। और सुश्रुत के बाद महर्षि चरक ने, महर्षि वाग्भट ने सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाग्भट की अष्टांग संग्रहम, अष्टांग हृदयम ये लिखी गई। ये 8 अंगों के ऊपर संहिताएं लिखी गई। संहिता का मतलब क्या है? संहिता का मतलब है कि किसी विशेष के विषय में, संहिता का अर्थ है कि संग्रह करना, ऐसी रचना करना जिसमें उस विषय के बारे में सारा संग्रह हो। आज की भाषा में कहें तो एनसाइक्लोपीडिया कह लीजिए, मोटा मोटा। संहिता का पूरा शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन आप समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं। तो चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में मेडिसिन के बारे में, सर्जरी के बारे में पूरा एनसाइक्लोपीडिया चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, वाग्भट जी ने लिखा। अब उस समय भी देखिए 2 प्रकार के लोग होते थे। आज आप देखेंगे तो पॉपुलेशन के ऊपर, 1 लाख व्यक्तियों के ऊपर कितने डॉक्टर हैं? हम यदि यूरोप से, यूके से, यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से, जापान से हम तुलना करते हैं तो भारत के अंदर पॉपुलेशन के रेशो में डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। विदेशों में डॉक्टर की संख्या पॉपुलेशन की रेशो में ज्यादा है, भारत के अंदर नहीं है। और भारत के अंदर MBBS MD करवाने के कॉलेज पहले तो केवल सरकारी होते थे, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजों को भी मान्यता दी। तो आज भी पोस्ट ग्रेजुएशन करके बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग नहीं निकलते। तो जो डॉक्टरों की कमी है, उस समय भी लोगों ने महसूस की होगी कि मेधा वाले अच्छे चिकित्सक तो कम बनते हैं, तो गांव-गांव के अंदर चिकित्सक तैयार किए जाएं जिनको इन सारी संहिताओं का, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम, इनका निचोड़ मिल जाए।
अभी देखिए चीन के अंदर क्या होता है, अपने यहाँ एमबीबीएस का कोर्स कोई एक विद्यार्थी करता है तो उसको 4 साल तो पढ़ना पड़ता है, 1 साल शायद कोई अप्रेंटिस करनी पड़ती है, तो 5 से 6 साल एक एमबीबीएस के डॉक्टर को तैयार करने में लग जाते हैं, उसको खूब पढ़ाया जाता है। अब वो एमबीबीएस का डॉक्टर है, उसके कोर्स को यदि 1 साल का कम कर दिया जाए, 3 से 4 साल का, कई बार ये सजेशन आया कि चीन ने क्या किया, एमबीबीएस डॉक्टर भी तैयार करते हैं लेकिन दूर दराज के छोटे गांवों में जहां पर चिकित्सा की पहुंच नहीं है वहां पर उन्होंने अपने 3 साल के कोर्स वाले कुछ ऐसे डॉक्टर तैयार किए बड़ी मात्रा में, जो गांव के अंदर प्राथमिक रूप से लोगों को देखने का, छोटे कस्बों में देखने का काम करते थे। उनको एक सीमा तक एमबीबीएस से निचले लेवल तक का ज्ञान होता था और उसके बाद जब उनको लगता था कि पेशेंट क्रिटिकल है, सामान्य सर्दी जुकाम खांसी इत्यादि के जो पेशेंट हैं, सामान्य रोगों के पेशेंट हैं, उनको वो हैंडल करते थे। मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ा है तो उनको वो अच्छे से देख लेते हैं और जब क्रिटिकल केस आता है तो एक्सपर्ट को रेफर कर देते हैं। हर बीमारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, तो चीन ने अपने देश में ये पहचाना तो अपने देश में उन्होंने 3 साल की, 4 साल की डिग्री वाले डॉक्टर की फौज तैयार की जो चाइना के गांव-गांव में, कस्बों में जाकर सेवा देते हैं। भारत ने कई बार इसके ऊपर चर्चा तो की लेकिन कोई बड़ा काम नहीं कर पाया, बड़ा काम नहीं हो पाया। अभी भी आयुर्वेद जैसा है वो स्थिति आपको पता है कि 100 रुपए यदि हेल्थ के ऊपर खर्च किए जाते हैं तो 98 रुपए एलोपैथी के ऊपर खर्च किए जाते हैं, केवल 2 रुपए। 2 रुपए आयुर्वेद के ऊपर खर्च नहीं होते, 2 रुपए में भी वो 2 रुपए आयुर्वेद के ऊपर, योग के ऊपर, यूनानी के ऊपर, सिद्धा के ऊपर, होम्योपैथी के ऊपर, इन सब के ऊपर मिक्स खर्च किए जाते हैं तो शोध नहीं हो पाता। तो एलोपैथी की भी बात करें तो उन 98 रुपए से इतने डॉक्टर हमारे पास नहीं है कि जो गांव-गांव में लोगों की सेवा कर सके, लोगों की चिकित्सा कर दें। तो अपने यहाँ दूसरी कैटेगरी क्या आती है, आरएमपी या जो झोला ठाप छाप डॉक्टर बोलते हैं, कि ऐसे गांव के युवा जो कुछ दिन किसी शहर के किसी हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग होम के अंदर रहते हैं, वो 20-30 दवाइयों के नाम जान जाते हैं, इंजेक्शन लगाना जान जाते हैं, कुछ चीज़ों को जान जाते हैं, तो वो फिर अपने गांव में जाकर अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जिनको नीम हकीम कहते हैं। अब उनको नीम हकीम कहते हैं तो भी आयुर्वेद को, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बदनाम करने का काम होता है, उनको झोला छाप डॉक्टर कह दिया जाता है। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन यदि उसी को ऑफिशियल कर दिया जाए और जो 10+2 पढ़ के, जिन्होंने मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ा हो, जो योग्यता जिनकी एमबीबीएस से थोड़ी कम है लेकिन उनके अंदर योग्यता है, ऐसे लोगों को 3 साल का, 4 साल का एक कोर्स करवाया जा सकता है, जो गांव में इन झोला छाप और नीम हकीम डॉक्टर जिनको बोलते हैं उनकी जगह ले लेंगे। गांव की स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुधर जाएंगी और वो रेफर केस होंगे, उन रेफर केस को वो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास भेज पाएंगे। तो ऐसी चर्चा भारत में कई बार चलती है कि भारत के अंदर आबादी बहुत है तो हम यूरोप का मॉडल नहीं अपना सकते कि हम यूके की बराबरी करें, यूएसए की बराबरी करें, हम जर्मनी की, जापान की बराबरी करें, जहां पर पॉपुलेशन कम है, जहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा है, हेल्थ एजुकेशन का स्तर अच्छा है, मेडिकल कॉलेज जहां पर पूरी संख्या में है, तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम चाइना का मॉडल इस एक चीज में जो हमारे लिए सुटेबल है उस रूप में हम अपना सकते हैं। और उस जो 3 साल 4 साल का कोर्स करवाया जाएगा उसमें परंपरागत मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो ऐसे ही प्राचीन काल में जो बहुत मेधा वाले थे, महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट के बाद बहुत मेधा वाले थे, वो तो सारी संहिताओं की बहुत डीप स्टडी करते थे। उस समय एक आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसी बुक बनाई जाए, ऐसी एक पुस्तक बनाई जाए जिसमें इन सारी संहिताओं का निचोड़ हो और जिसको सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी पढ़ पाए। जिसका सामान्य ज्ञान वाला, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति पढ़े तो उसको निचोड़ मिल जाए और पढ़े, उसकी रुचि हो, उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस करे तो उसके बाद वो उसके अंदर योग्यता आ जाए कि वो चरक संहिता भी पढ़ ले, वो सुश्रुत संहिता भी पढ़ ले, वो वाग्भट जी को भी पढ़ ले। तो ऐसी एक रचना की आवश्यकता महसूस हुई। तो अपने यहाँ पुराने समय में ऐसे ही एक आचार्य रवि जी हुए हैं। आचार्य रवि जी के बारे में ये कहा जाता है कि आचार्य रवि गुप्त जी ये इस ग्रंथ के रचयिता हैं, जिन्होंने सिद्धसार संहिता के नाम से एक ग्रंथ लिखा जिसमें तीनों ग्रंथों का, तीनों ऋषियों का निचोड़ निकाल दिया और निचोड़ के साथ उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के बारे में ये कहा जाता है कि इस ग्रंथ में उन्होंने तीनों का सार संग्रह कर दिया, सार संग्रह करके ताकि सामान्य बुद्धि वाले लोग इसको पढ़ सकें। और इसकी रचना के लिए उन्होंने ये जो रचना की है 7वीं शताब्दी में की। देखिए महर्षि वाग्भट का समय ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी का है, तो 6ठी शताब्दी के 100 साल बाद आचार्य रवि गुप्त जी ने
सिद्धसार संहिता की रचना की, जिसको गांव का व्यक्ति भी पढ़े तो गांव का व्यक्ति पढ़कर एक साधारण चिकित्सक के रूप में बन जाए, रोगों की चिकित्सा कर पाए। और ये सिद्धसार संहिता कितनी अद्भुत है, कितनी चमत्कारी है। आप देखिए इसके अंदर 1300 श्लोक में, आज से 1400 साल पहले 7वीं शताब्दी में यह बनाई गई, 1300 श्लोक की उन्होंने एक पुस्तक बनाई, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के 8 अंगों को लिया, महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग, भट्ट को कवर करते हुए ऐसी पुस्तक बनाई कि ये छोटी सी पुस्तक 1300 श्लोक को जो कोई थोड़ी सी गहराई से पढ़ लेगा, जिसके अंदर सामान्य बुद्धि है, जो बहुत अधिक कोई गहरी रिसर्च नहीं कर सकता, जैसे आप अभी एंट्रेंस टेस्ट में देखते हैं, तो जो बहुत क्रीम है वो MBBS में चली जाती है। उसके बाद जो सेकंड लेयर के लोग बचते हैं, जिनके अंदर बुद्धि बिल्कुल शून्य भी नहीं है, बहुत सामान्य भी नहीं है, लेकिन वो इतने विकसित भी नहीं है कि देश के अंदर जो थोड़े से कॉलेज हैं उसके अंदर जो एंट्री कर सके, उसके बीच की जो स्थिति वाले युवा हैं, उनको यदि कोई ऐसा कोर्स बनाकर पढ़ाया जाए तो बड़ा काम हो सकता है। ऐसी ही स्थिति प्राचीन काल में कभी आई होगी तो उस समय ये सिद्धसार संहिता जैसे ग्रंथों की रचना हुई कि इन ग्रंथों को यदि कोई योग्य गुरु के सानिध्य में, आचार्य के सानिध्य में, जो अपना 10 साल 15 साल पढ़ाई में नहीं लगा सकता, जिसके पिताजी दादाजी पीढ़ियों से परंपरागत वैद्य नहीं है, वो यदि आयुर्वेद को समझें तो वो संक्षेप में कैसे समझ सकते हैं। तो उसके लिए ये सिद्धसार संहिता 1300 श्लोक की ये रचित की गई। जैसे ये रचित की गई, इस रचना के बारे में ये माना जाता है कि विशाल आयुर्वेद के महासागर को बहुत कुशलता के साथ गागर में सागर भरने का काम किया। इसकी जो शैली है, जो आचार्य रवि गुप्त थे, ये काव्य के, व्याकरण के भी विद्वान थे, आयुर्वेद के विद्वान तो थे ही थे। इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी अपने के समय के, उस समय के राजा के समय में राज्य वैद्य थे, और राज्य वैद्य भी कौन से थे? अश्ववैद्य थे। अश्ववैद्य दुर्गगुप्त जी के पुत्र रविगुप्त जी हुए, जिन्होंने अपने पिता से, अपने दादा से पीढ़ियों से ये ज्ञान लिया। ये पश्चिम भारत के निवासी थे। ठीक जानकारी नहीं मिलती कि कौन से जिले के या जनपद के या राज्य के थे, बस पश्चिम भारत में रहते थे, वो भाषा शैली से पता लगता है। और इनके पिताजी पीढ़ियों से राजाओं की सेवा करते थे, और राजाओं की सेवा में जो अश्व विशेषज्ञ वैद्य होते थे, जो वैद्य होते थे, विद्वान होते थे, उनको विशेष रूप से सम्मान मिलता था। तो ये वैद्य विद्या आचार्य रविगुप्त जी को केवल 10 साल की पढ़ाई से, 15 साल की पढ़ाई से, 20 साल की पढ़ाई से नहीं मिली, ये उनको परंपरागत मिली थी, पीढ़ियों से मिली थी। तो पीढ़ियों के ज्ञान को समेटकर सिद्धसार संहिता के नाम से उन्होंने एक पांडुलिपि लिखी। संस्कृत भाषा के वो बहुत निष्णात विद्वान थे। आयुर्वेद तो पढ़ा था, नीति शास्त्र भी पढ़े थे, दूसरे जितने ग्रंथ हैं उनका भी अध्ययन किया था, और वो करने के बाद उच्च कोटि के अनुभवी चिकित्सक थे। उस समय ऐसा माना जाता है कि लाखों की संख्या में उन्होंने रोगी देखे होंगे। आज यदि मैं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की बात करूं तो 5 लाख से अधिक रोगी वो खुद अपने इस पिछले, हम 30 वर्षों की बात करें तो इन 30 वर्षों में देख चुके हैं। काव्य कला में अति कुशल थे, संस्कृत भाषा में उनका बहुत गहरी पकड़ थी, और वो धन्वंतरी परंपरा के, आत्रेय पुनर्वसु की परंपरा के, इन दोनों के विशेषज्ञ थे। और सिद्धसार संहिता को जब आयुर्वेद के विद्वान पढ़ते हैं तो हमारे आचार्य विजयपाल प्रचेता जी हैं, वो कहते हैं कि सिद्धसार संहिता का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि आचार्य रविगुप्त जी ने दोनों परंपराओं का गहन अध्ययन करके, अध्यापन करके, विशिष्ट चिकित्सकीय अनुभव करके, मतलब अध्ययन भी किया, उसको अध्यापन भी किया और उसको प्रैक्टिकल प्रयोग भी किया, उसके बाद यह सारभूत की रचना प्रस्तुत की गई है। इस रचना में और क्या क्या है? इस रचना की यदि हम बात करें तो इस रचना के बारे में संक्षेप में उन्होंने इतना ज्ञान दे दिया कि इस रचना से चिढ़कर, इस रचना को देखिए, ये रचना जैसे ही बनाई गई, ये रचना तत्काल पूरे भारत में फैल जाती है। यदि मैं बात करूं कि 7वीं शताब्दी में ये रचना बनाई गई, तो 7वीं शताब्दी में जैसे ही ये रचना बनाई गई तो इस रचना के बनते ही 100 साल के भीतर कश्मीर में, जो कश्मीर से लेकर केरल तक पहुंच जाती है, कश्मीर के विद्वान चंद्रट जी और केरल के वैद्यराज अनंत कुमार जी अपने अपने ग्रंथों में सिद्धसार संहिता की जरूर बात करते हैं। हमने आचार्य चंद्रट जी की पुस्तक की विवेचना की थी, हमने अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों के एपिसोड में विवेचना की थी। तो ऐसे ही बंगाल के चरक चतुरानंद चक्रपाणी दत्त और गुजरात के वैद्य प्रवर सोडल, वो भी इस सिद्धसार संहिता की चर्चा, मतलब 7वीं शताब्दी के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी में जो आयुर्वेद के विद्वानों ने
निचोड़ के रूप में, जैसे वैद्य शतकम लिखा है, योग शतकम लिखा है, वैद्य शतश्लोकी लिखा है, इनके अंदर आचार्य रविगुप्त जी के सिद्धसार संहिता का वर्णन जरूर लिया है। तो ये पूरे भारत में फैल गई। अब इस रचना को इतनी तेजी के साथ ये लोकप्रिय हुई कि इस रचना से चिढ़कर कुछ लोगों ने ये तक लिखा, इसका उपहास उड़ाने के लिए, जैसे कई बार कुछ लोग जो बहुत विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि सारे ऐसी ही विद्वता से पढ़ें, जो हमसे कम विद्वान होगा उसको हम चिकित्सक समुदाय के अंदर शामिल नहीं करेंगे। आज आप भारत में देखते हैं ना कि भारत में जिसने एमबीबीएस की है वो बीएमएस को हीन दृष्टि से देखता है, होम्योपैथी को हीन दृष्टि से देखता है। उसके सामने यदि परंपरागत चिकित्सा पद्धति की बात की जाए तो उसको वो कहेगा कि देखो हमने तो 6 साल पढ़ाई की, आपने तो इतनी पढ़ाई नहीं की, तो आप चिकित्सा विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते। ये एक तरीके की मोनोपोली जिसको कहते हैं, दूसरे को हीन समझना और अपने को श्रेष्ठ समझना। तो उस समय के ऐसे भी कुछ वैद्य थे जो इस रचना से चिढ़ते थे। उन्होंने ये तक कहा कि इस रचना के बारे में ये कहा कि जैसे वो एक श्लोक में कहते हैं, शतगाथा नाम का एक श्लोक, एक ग्रंथ है किसी वैद्य का लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि कातंत्र शब्द वेता व्याकरण सिद्धसार संहिता पढ़ा हुआ वैद्य और काट की तलवार रखने वाला सैनिक, ये तीनों उपहास के पात्र होते हैं। तो उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए काट की तलवार वाले सैनिक से और ऐसे ही केवल ये पंचतंत्र इत्यादि कुछ ग्रंथों को पढ़ने वाले शब्दवेता को व्याकरणाचार्य कहने से इसकी तुलना की है, मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं होता, बल्कि इसका महत्व पता लगता है कि गागर में सागर भरने का काम आचार्य रविगुप्त जी ने किया है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये पूरे भारत में रचना फैली। रचना फैलने के साथ साथ इसके अंदर जो उन्होंने चर्चा की उसमें, जैसे इन आचार्य रविगुप्त जी का एक और ग्रंथ है लोक समव्यवहार प्रवृत्ति, इसका संपादन भी आचार्य विजयपाल शास्त्री जी ने, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने इसको प्रकाशित किया है। इसमें जैसे जो आज जन जन में आयुर्वेद पहुंचा ना, दादी नानी के मुंह से आपको श्लोक मिल जाएंगे, तो वो कहते हैं कि वैद्यजन नीम को कुष्ठ व्याधि के अनुरूप औषधि बनाते हैं। मतलब आज गांव की दादी नानी को भी पता है कि यदि किसी को स्किन डिजीज है तो उसके लिए नीम बहुत उपयोगी है। उस समय आचार्य रविगुप्त जी ये कहते हैं कि प्रकट हो चुके अरिष्ट मृत्यु के पूर्व चिन्ह, जिसमें ऐसे रोगियों को अपथ्य भोजन ही अधिक रुचिकर करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा भोजन जो नहीं खाना चाहिए और वो यदि अच्छा लगता है तो ऐसे लगता है कि जैसे ये मृत्यु के निशान हैं। आज भी दादी नानी हमारी कहते हैं ना कि जब अंत समय आता है तो बड़ा बूढ़ा, जैसे जिसने कभी 10 साल से लस्सी नहीं पी हो, तो हमारे कुछ साथी ऐसे बताते हैं कि हमारी दादी ने लस्सी मांगी और खूब लस्सी पी मन भर के। तो ऐसे अपथ्य भोजन, अरुचिकर भोजन में एकदम रुचि उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मृत्यु के लक्षण हैं। और कौन से बताते हैं, वो कहते हैं कि घी और शहद कभी भी समान मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ये जो वाक्य जन जन तक पहुंचा, इसकी रचना करने का श्रेय भी आचार्य रविगुप्त जी को जाता है। तो मतलब लोक व्यवहार में आयुर्वेद को पहुंचाने का काम इस सिद्धसार संहिता ने किया है। तो ये सिद्धसार संहिता 7वीं शताब्दी में ये बनाई गई। 7वीं शताब्दी के बाद 10वीं शताब्दी में आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान कश्मीर के आचार्य चंद्रट जी अपने योग रत्न समुच्चय में इसकी बात करते हैं। सिद्धसार संहिता के उद्धरण चक्रदत्त जी 10वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक लिखते हैं तो उसमें करते हैं। चक्रदत्त रत्न वर्मा जो 12वीं शताब्दी में बनाई गई उसके अंदर लिखते हैं। गद निग्रह जो 13वीं शताब्दी में एक आयुर्वेद की महान रचना है, उसके अंदर भी इस सिद्धसार संहिता के सूत्रों का वर्णन आता है। तो इतनी महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। अब ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ कहीं से प्राप्य नहीं था। इस ग्रंथ की पतंजलि को पता लगा, एक प्रति नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में है। तो पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वहां पर बात की और बात करके वो प्रति मंगवाई। तो ये पता लगा कि 1980 में इस प्रति को जर्मनी लोगों ने इसका महत्व समझा और इसको लेकर अंग्रेजी भाषा में इसको छाप दिया। जर्मनी के प्रोफेसर आरी इमेरिक ने इसको छापा। उसके बाद जब पतंजलि ने और इसको ढूंढवाया कि यदि ये इतनी महत्वपूर्ण रचना है तो इसकी और प्रतियां भी मिलनी चाहिए, तो बहुत कोशिश करने के बाद एक प्रति इसकी मद्रास विश्वविद्यालय के हस्तलेखागार में एक कन्नड़ भाषा में उपलब्ध हुई। जर्मनी की प्रति भी मंगवाई गई, नेपाल की प्रति भी मंगवाई गई। कन्नड़ मद्रास विश्वविद्यालय की प्रति के भी अवलोकन करने के बाद उनके बाद के विद्वानों ने जो सिद्धसार संहिता में लिखा, उन सारे सूत्रों को एक स्थान पर संग्रहित करके 4-5 साल तक मेहनत करके अपने यहाँ आयुर्वेद के विद्वानों ने
और संस्कृत के विद्वानों ने श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने विशेष पुरुषार्थ करके अलग अलग देश के विद्वानों से मार्गदर्शन करके उनसे बातचीत करके इसका बहुत शोध करके इसके ऊपर ये छापा है। ये बहुत अद्भुत ये ग्रंथ है। इसमें आयुर्वेद के 8 तंत्रों की पूरी चर्चा है। इसके अंदर सिद्धसार संहिता में देखिए कैसे चमत्कारिक योग दिए गए हैं। आप देखिए एक योग की चर्चा श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने जो इसकी भूमिका लिखी है। देखिए मैं कोई आयुर्वेद का विद्वान नहीं हूं, लेकिन पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने जो इसकी भूमिका लिखी है उस भूमिका में वो कहते हैं कि 3 सप्ताह तक यदि कोई रोगी, सिद्धसार संहिता के 12वें अध्याय का 34वां एक श्लोक है कि यदि 3 सप्ताह तक यदि कोई रोगी दुग्ध आहार पर रहकर धूप का विशेष रूप से सेवन करता है और सुखोष्ण जल के साथ बाकुची का पान करता है तो वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है। और फिर उसके बाद व्याख्याकार है ना, वो ये कहते हैं कि इस प्रयोग को सहस्त्रशो दृष्टफलोयम योग है, मतलब इस योग का प्रयोग वो कहते हैं कि 1000 बार से अधिक हम कर चुके हैं और हर बार ये अचूक पाया गया है। ऐसी चर्चा की है। तो ऐसे ऐसे श्लोक इसके बारे में लिखे गए हैं। कैसे श्लोक हैं कि जैसे आपने गांव में देखा होगा बच्चों को नक्सीर आ जाती है तो अनार के फूलों का रस, दूब का रस नशे के रूप में ले लिया जाए तो नक्सीर रुक जाती है। आम की गुठली को पानी के साथ पीसकर यदि नस से लिया जाए तो नक्सीर तत्काल रुक जाती है। प्याज के रस को नस से लेने से नक्सीर तत्काल रुक जाती है। ये आचार्य रविदत्त जी के इस सिद्धसार संहिता से है। अब आप ये गहरी पुस्तक आप भी नहीं पढ़ सकते, तो आपको भी सरल भाषा में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का प्रातः आस्था टीवी के ऊपर 7:30 से 8 बजे तक और उसके बाद संस्कार टीवी के ऊपर आयुर्वेद दर्शन के नाम से कार्यक्रम आता है। आप सारे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो आप उस कार्यक्रम को देख लीजिए। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने आज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी जी से लेकर वाघ भट्ट जी से लेकर उसके सारे विद्वानों को पढ़ा है, तो उसके निचोड़ के रूप में आपके उपयोगी सूत्रों को वो बताते हैं। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के यूट्यूब के चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई समस्या आई, उस समस्या के आप सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आपको मान लीजिए कि किसी को पीलिया हो गया, तो आप डालिए यूट्यूब के ऊपर जाकर पीलिया, जॉन्डिस, और उसके बाद आप आचार्य बालकृष्ण जी का नाम डालिए तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी, आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपके आसपास की जड़ी बूटियां कौन सी है, असम में रहते हैं तो असम की कौन सी है, साउथ में रहते हैं तो साउथ की कौन सी है, उत्तराखंड हिमाचल में रहते हैं तो ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिसका प्रयोग करके आप इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज रोज सुबह इंडिया टीवी के ऊपर, आस्था चैनल के ऊपर लगातार बताते हैं, लगातार सिखाते हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के कार्यक्रम को, योग और आयुर्वेद को आप देखिए तो आपको इन ग्रंथों का निचोड़ भी आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। ये जो सिद्धसार संहिता है ये 451 पेज की पुस्तक है, हार्ड बाउंड है, मतलब आप खरीदेंगे, दादा खरीदे पोता बरते, इतनी मजबूती के साथ ये बनाई गई है। और इसकी कीमत केवल 400 रुपए रखा गया, मतलब फोटोकॉपी से भी कम कीमत इसकी रखी गई है। इस पुस्तक के अंदर और क्या है, इसके अंदर 31 अध्याय हैं और 31 अध्यायों में रोग के भेद, अलग अलग गुण, अलग अलग त्रिदोष, इसके बारे में एक बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत गागर में सागर भरते हुए सारी जानकारी दी गई है। कुमार भृत्य से लेकर त्रिदोष ज्वर चिकित्सा से लेकर, अतिसार से लेकर, ग्रहणी से लेकर, रक्तपित्त से लेकर, अक्षय रोग से लेकर, उदर रोगों से लेकर, हिक्का से लेकर, श्वास रोग से लेकर, कुष्ठ रोगों से लेकर, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर, इन सारी चीजों की चर्चा इसमें बहुत डिटेल में और संक्षेप में, मतलब उपयोगी ढंग से, जिस चीज की जहां जितनी आवश्यकता है उतनी इसमें की गई है। अब जैसे इसमें एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, इसके पहले अध्याय का 46वां सूत्र है, उसमें वो क्या कहते हैं कि अजीर्ण सारे रोगों का मूल है क्योंकि यह जठराग्नि को नष्ट कर देता है। और अजीर्ण के भी फिर उन्होंने भेद दिए हैं कि आमाजीर्ण, अम्लाजीर्ण, रसाजीर्ण, विष्टबधा अजीर्ण, इसके अंदर ये कौन कौन सी अजीर्ण है और इसको कैसे दूर किया जाए। अब जैसे किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो इसमें डिटेल में दिया गया है कि यदि किसी को कुष्ठ रोग हो गया तो कुष्ठ रोगी व्यक्ति यदि बकरी के बाड़े में रहता है, बकरी का ही दूध पीता है, बकरी के मलमूत्र से उपटन करता है, तो वह क्षय रोग से, टीबी से मुक्त हो जाता है। और आज आधुनिक विज्ञानियों ने भी ये पाया है कि यदि किसी को टीबी है तो उसके लिए बकरी का दूध ऐसा है, उसके अंदर नेचुरल
टीबी के बैक्टीरिया को, वायरस को मारने वाले, रोगों के वायरस को मारने वाले, बैक्टीरिया को मारने वाली चीजें होती हैं। और ये जो पुस्तक छापी गई है इसमें पांडुलिपि की भी कॉपी लगाई गई है कि आप मूल पांडुलिपि देखना चाहें कैसी दिखती है तो वो आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसके अंदर सिद्धसार संहिता में जो कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं कि कैसे रोगी की चिकित्सा चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके अंदर जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं उनको खोलकर बताया गया है। इसके साथ साथ इस पुस्तक के अंदर आप देखेंगे तो इस पुस्तक के अंदर नाप तोल जो है, जो आयुर्वेद के नाम है, बीमारियों के नाम है, इसमें तो संस्कृत में थे, फिर हिंदी में दिए गए हैं, तो इनके अंग्रेजी नामों की भी सूची साथ दे दी गई है ताकि आपको कुछ सर्च करना हो, कुछ रिसर्च करना हो। उस समय के जो माप तोल हैं, जैसे एक रत्ती कितने मिलीग्राम की है, अब आपको कोई रत्ती बोले तो आप समझ नहीं सकते। अब रत्ती कैसे मानते थे कि रत्ती मानते थे कि एक लता होती थी, उस लता का जो बीज है वो पूरे भारत में एक साइज का होता था, और वो जो लता का बीज है उसके अंदर मॉइस्चर भी नहीं होती थी। एक बार वो लता जब पेड़ के ऊपर सूखती थी, बीज सूखता था तो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं करता था, उसका खोल हार्ड होता था। तो हमारे ऋषियों ने ऐसी, देखिए उन्होंने उस समय ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन नहीं किया कि सारी चीज बाजार से खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने उस लता का बीज लिया जो पूरे भारत में एक समान मिलीग्राम में पाया जाता था, जिसके अंदर बिल्कुल हेरफेर नहीं होता था। तो उस लता के बीज के बराबर वजन को एक रत्ती माना गया। एक रत्ती अब कितने मिलीग्राम की होती है? 121 मिलीग्राम की होती है, 0.1225 ग्राम की होती है। तो रत्ती को किसे कहते हैं, माशा कैसे कहते हैं, कोल कैसे कहते हैं, कितने ग्राम में है, पल क्या है, तुला क्या है, प्रस्थ क्या है, द्रोण क्या है, ये सारे माप तोल की चर्चा भी इसके अंदर सारी दी गई है। तो ये सिद्धसार संहिता बहुत अद्भुत ग्रंथ है, केवल 400 रुपये का है। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों से आप फोन करके, व्हाट्सएप करके आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। घर बैठे आपको ये पुस्तक पहुंच जाएगी। आपको पुस्तक नहीं पढ़नी तो भी आप घर में रखिए ताकि आने वाले बच्चों को गौरव की अनुभूति हो। आप किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, कोई भी कॉलेज चलाते हैं, प्राइमरी स्कूल चलाते हैं, तो आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी के अंदर ये पुस्तक जरूर रखिए। क्या पता किसी बच्चे के अंदर महर्षि चरक और सुश्रुत की आत्मा आई हो, ये पुस्तक वो देखे तो उसकी आत्मा दोबारा से जागृत हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम दुर्लभ पुस्तकों के बारे में, पांडुलिपियों के बारे में आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।